अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक़्ता नज़र में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा मोहसिन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट मुंसिफ टीवी। नाज़रीन, सच वो नहीं होता जो आप देखते हैं। सच को छुपाया भी जा सकता है और सच को दबाया भी जा सकता है, लेकिन सच्चाई में एक ताकत होती है और वो कभी न कभी सामने आ ही जाती है। और आज के दिन का सबसे बड़ा सच ये है कि साबिक़ मरकज़ी वज़ीर शशि थरूर की बीवी सुरिंदा पुष्कर ने 17 जनवरी 2014 को खुदकुशी नहीं की थी और न उनकी मौत कोई हादसा थी। सुरिंदा की नेचुरल डेथ भी नहीं हुई थी, बल्कि उनका मर्डर किया गया था। इसीलिए आज हम सुरिंदा पुष्कर की मौत का गहराई से जायजा लेंगे। सुरिंदा पुष्कर की मौत की मर्डर होने की तायीद खुद दिल्ली पुलिस ने की है और अब दिल्ली पुलिस सुरिंदा की मौत की जांच मर्डर की एंगल से करेगी। हम अपने नाज़रीन को बता दें कि एक अहम इत्तला जो कल आपसे आप सुन रहे होंगे वो ये है कि सुरिंदा पुष्कर की मौत हादसा नहीं है, बल्कि और ये खुदकुशी भी नहीं है, बल्कि ये एक मर्डर हो सकता है, ऐसा पुलिस का दावा है। और इसके मुताल्लिक़ अब एक FIR भी पुलिस ने दर्ज किया है। 2014 यानी कि 2 जनवरी 2014, 17 जनवरी, करीब एक साल मुकम्मल हुआ है जब उनकी नाश, उनकी डेड बॉडी एक होटल के कमरे में मिली थी। और उस वक्त यही क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि मुमकिन है उन्होंने किसी मसले पर ख़ुदकुशी की हो या उन्होंने जहर का इस्तेमाल किया हो। बहरहाल जहर के इस्तेमाल या फिर जहर का इंजेक्शन लगने की इत्तलात तो अब समझिए कि साबित हो चुकी हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन्हें जहर इंजेक्ट किया गया था या उनके ग़िज़ा में मिला कर दिया गया था। ऐसी अब बातें सामने आ रही हैं। इसी सिलसिले में हम आज के अपने इस प्रोग्राम नुक़्ता नज़र में गुफ्तगू करते हैं। मोहसिन साहब, जैसा कि सुरिंदा पुष्कर की मौत जहर की वजह से हुई थी, तो आखिरी ऐसा ये कौन सा जहर था जिसने इस तेज़ी से उनका ख़ात्मा किया है? जी देखिए, मैं अपनी बात इस शेर के साथ शुरू करना चाहूँगा कि करीब है यार रोज़ महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। जी, आखिरकार दिल्ली पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि सुरिंदा पुष्कर की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी, उन्होंने ख़ुदकशी भी नहीं की थी, बल्कि उनकी मौत जहर की वजह से हुई थी। और ये जहर पोलोनियम 210 बताया जा रहा है, जो इतना ख़तरनाक जहर है जिसे सूंघने से भी इंसान के तमाम आज़ा काम करना बंद कर देते हैं और वो बेजान हो जाता है। ये जहर स्पेस सैटेलाइट्स में इस्तेमाल किया जाता है और इसे पावर सप्लाई के लिए भी यूज़ किया जाता है। बताया जाता है कि जापान में जब एटम बम गिराया गया था नागासाकी पर, तो उस वक्त भी उस बम में यही जहर इस्तेमाल किया गया था और इसी जहर ने तेज़ी से सुरिंदा की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। जी, इस साल की इस सबसे बड़ी खबर के कई बड़े और अहम पहलू हैं। सुरिंदा की मौत किन हालात में हुई थी और उनकी मौत की जांच नए नए मोड़ लेते हुए अब मर्डर जैसे संगीन मोड़ तक पहुंच गई है। और इसमें सच क्या है, इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस को इस नतीजे पर पहुंचने में एक साल का लंबा अरसा क्यों लगा कि सुरिंदा पुष्कर की मौत खुदकुशी या नेचुरल डेथ नहीं, बल्कि उनका मर्डर किया गया था। जैसा कि अभी मोहसिन साहब, जैसा कि आपने कहा कि ये जो डेथ हुई थी और इसमें जो जहर का इस्तेमाल किया गया था पोलोनियम 2, एक इंतहाई जहरीला मादा, जिसे अभी आपने ये भी कहा कि जो जापान में इस बमबारी की गई थी कई सालों पहले, एटम बम गिराया गया था, उसमें भी इसके असरात पाए जाते हैं। बहरहाल ये इतना संगीन समझिए कि जुर्म था और ये संगीन वारदात थी, लेकिन बहरहाल क्या वजह थी कि एक साल का अरसा गुजरने के बाद अब आकर पुलिस से बयान देती है कि ये खुदकुशी का नहीं बल्कि मर्डर का वाक़या हो सकता है? जी, मैं आपको इसकी तफसीलात बताता हूँ। देखिए, मौत सुरिंदा पुष्कर की 17 जनवरी 2014 को हुई थी। 5 स्टार होटल में, दिल्ली की द लीला नाम की एक 5 स्टार होटल में उनकी मौत हुई थी। और उसी दिन वो शाम तकरीबन 3:30 बजे तक, सहपरे 3:30 बजे तक लॉबी में देखी गई थी। जब शाम 7:30 बजे वेटर ने जाके उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और दरवाजे को तोड़ा गया। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि वो बेहोश पड़ी थीं और उनके जिस्म के करीब एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट एल्पेक्स के कुछ पत्ते भी खाली मिले थे। पुलिस उस वक्त ये शुबा कर रही थी कि शायद इसी दवा की वजह से, एंटी डिप्रेसेंट दवा की वजह से
उनकी मौत हुई होगी और उन्होंने इसका ओवरडोज लिया होगा, जिसके नतीजे में उनकी मौत हुई और यह नेचुरल डेथ थी, उन्होंने ख़ुदकशी भी नहीं की थी। लेकिन इसके दूसरे दिन 18 जनवरी 2014 को उनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के दौरान जिस्म पर उनके 15 निशानात पाए गए, उनकी नाश पर 15 निशानात पाए गए, जिनमें एक निशान इंजेक्शन का भी था, जिसके बाद उनकी मौत के बारे में फिर कई सवाल उठने लगे। जी मोहसिन साहब, मैं आपको रुकना चाहूँगा और उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो BS बस्सी साहब हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, जिन्होंने कल बयान दिया है इस ताल्लुक़ से और FIR अब दर्ज की गई है 1 साल बाद। आइए सुनते हैं नाज़रीन उनका BS बस्सी साहब का क्या कहना है। दिल्ली के कमिश्नर पुलिस BS बस्सी, आपको मालूम होना चाहिए कि कल अब इस बारे में FIR दर्ज किया गया है। BS बस्सी साहब जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। तो ऑब्वियसली अननेचुरल डेथ के अंदर में जो धारा लगती है, जब हम FIR दर्ज करते हैं 302 में, तो वो उसमें हमने FIR दर्ज कर दी है, नेचुरल नहीं है। तो ऑब्वियसली अननेचुरल डेथ के अंदर में जो धारा लगती है, जब हम FIR दर्ज करते हैं 302 में, तो वो उसमें हमने FIR दर्ज कर दी है, नेचुरल नहीं है। तो ऑब्वियसली अननेचुरल डेथ के अंदर में जो धारा लगती है, जब हम FIR दर्ज करते हैं 302 में, तो वो उसमें हमने FIR दर्ज कर दी है, नेचुरल नहीं है। तो ऑब्वियसली अननेचुरल डेथ के अंदर ये थे BS बस्सी जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, उनका जो बयान उन्होंने दिया है। सवाल एक और ये है कि अगर सुनंदा की मौत जहर की वजह से हुई थी तो ये कौन सा जहर था जिसने इतनी तेज़ी से उनका खात्मा किया। जैसा कि अभी हमारे मोहसिन साहब ने कहा कि ये वो जहर था जिसे एटम बम में इस्तेमाल किया गया था। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहर की क्या खसूसियात रही होंगी और किस कदर किस तेज़ रफ्तारी के साथ इसने सुनंदा को मौत की नींद सुला दिया होगा। एक और सवाल ये है कि उनके ट्विटर अकाउंट से किसी ने उनकी इजाज़त के बगैर ट्वीट पैगामात उस वक्त किए थे। जी। तो इस ताल्लुक़ से हम आपसे मोहसिन साहब जानना चाहेंगे कि आखिर वो पैगामात क्या थे और कैसे उनका ट्वीट को हैक करके ये पैगामात भेजे गए। जी देखिए, जब ये वाक़या पेश आया, सुनंदा की मौत का वाक़या पेश आया, तो इससे 2 दिन पहले शशि थरूर और एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तारड़ के रिश्तों के बारे में कुछ ट्विटर पैगामात सामने आए थे। उसके बाद शशि थरूर ने कहा था कि किसी ने उनका ट्विटर हैंडल हैक कर लिया है और ये पैगामात उनकी इजाज़त के बग़ैर, उनके इल्म के बग़ैर दिए गए हैं। इन पैगामात में ये बताया गया था कि शशि थरूर और मेहर तारड़, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तारड़ के आपस में कुछ रिश्ते बन गए हैं और वो दोनों कुछ अफेयर में साथ हैं। जी, एक और चीज़ हमने नाज़रीन को बताते चलें कि इनके जो भाई हैं सुनंदा पुष्कर के, वो इस ताल्लुक़ से, इस तमाम मामले के ताल्लुक़ से क्या कहते हैं। नाज़रीन आइए देखते हैं कि उनके भाई का इस समझिए कि कत्ल के मुकदमे में, कत्ल के मामले में क्या कहना है। मैंने पहले भी बताया था कि मर्डर का केस है, ये डिले हो गया आज तक। तो हम पहले भी बोल रहे थे कि इसको जल्दी करो, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व है। जो लोगों ने बेबाक होकर इसके बारे में बात की है, तो वो तो कहते हैं कि बड़े लोगों पर जाती है, और यानी कि बड़े लोग खुद आकर के वो काम ऐसा किया, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन क्या हमारे देश में करवाया जा सकता है ऐसा काम? बहुत मेटिकुलस साजिश देखती हूँ। मैंने पहले भी बताया। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सुनंदा पुष्कर की मौत के ताल्लुक़ से, जो 1 साल क़ब्ल 17 जनवरी 2014 को उनकी नाश मिली थी एक होटल के कमरे में, और अब तक उसे ख़ुदकुशी समझा जा रहा था। लेकिन 1 साल बाद इस पूरे समझिए कि इस ड्रामे में एक नया मोड़ आया है, सनसनीखेज़ मोड़ आया है, एक फ़िल्मी अंदाज का मोड़ आया है, और अब ये कहा जाने लगा है कि ये ख़ुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। अब ये आखिर नया मोड़ क्यों आया और ये कैसे इसने समझिए कि एंगल चेंज किया है, रुख चेंज किया है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। जी देखिए, 18 जनवरी 2014 को जब सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम हुआ था और उनके जिस्म पर, उनकी नाश पर 15 निशानात पाए गए थे, जिनमें एक निशान आपके इंजेक्शन का निशान भी था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके वायसरा का जांच कराई थी, उसका मायना कराया था, और तकरीबन 2 माह बाद वायसरा की रिपोर्ट में कहा गया कि उनके जिस्म में जहर पाया गया, और ये भी बताया गया कि अपनी मौत से पहले वो पूरी तरह हेल्थी थी, उन्हें दिल की, फेफड़े की, जिगर की या किडनी की कोई बीमारी नहीं थी। और इस तरह से वायसरा रिपोर्ट ने
पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी तरदीद कर दी थी। दूसरा मोड़ इस वाक़े में उस वक्त आया जब 2 जुलाई 2014 को एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सदर, जिन्होंने सुनंदा की पोस्टमार्टम की टीम की क़ियादत भी की थी, उन्होंने ये इस बार, डॉक्टर सुधीर गुप्ता है उनका नाम, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि उन पर दबाव डाला गया था एक मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाने के लिए और ये कहने के लिए कि ये नेचुरल डेथ थी। अब उससे आपने कहा कि इसमें ये एक दबाव डाला गया था, तो अब ऐसा कहीं ये महसूस नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एक दबाव की बहरहाल राजनीति है, क्योंकि ये जो सुनंदा पुष्कर का जो बहरहाल कत्ल कहें या उनकी मौत कहें या हादसा कहें, लेकिन बहरहाल एक बड़ा वाक़या हिंदुस्तानी तारीख़ का रहा है, इसलिए इस वजह से भी कि उनके जो शौहर हैं शशि थरूर साहब, वो कोई मामूली आदमी नहीं हैं, वो मरकज़ी वज़ीर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और उस वक्त कांग्रेस सरकार में थी। तो आखिर क्या वजह है कि एक इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर की वाइफ का डेथ होती है और इसको इतना आसानी से लिया जाता है कि 1 साल बाद वजूहात का पता चल रहा है? हाँ, देखिए बात ऐसी है कि जिस वक्त सुनंदा की मौत हुई थी, शशि थरूर यूपीए हुकूमत के मरकज़ी वज़ीर थे और मौत के वक्त वो तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के एक इजलास में शरीक थे। अगर किसी आम आदमी का मामला होता तो पुलिस उसे फौरी अपनी हिरासत में ले लेती और उससे पूछताछ कर लेती। इसके बाद जब ये वाक़या पेश आया तो शशि थरूर से मामूली सी पूछताछ की गई और उन्होंने इस वाक़े से मुकम्मल तौर पर लाइल्मी ज़ाहिर की थी। इधर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये कहा था कि उन पर दबाव डाला गया एक मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाने के लिए। बाद में उन्होंने अदालत में ये हल्फिया बयान दिया कि उन शशि थरूर ने उन्हें एक ईमेल किया था और उसमें बताया था कि उनकी बीवी यानी सुनंदा पुष्कर डिप्रेशन का शिकार थी, जिसकी वजह से वो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं लेती थीं और उन्होंने इस सिलसिले में दुबई के एक डॉक्टर का भी हवाला दिया था। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कांग्रेस के एक और बड़े लीडर गुलाम नबी आज़ाद का भी नाम लिया था इस मामले में और ये कहा था कि उन पर दबाव डाल के उन्हें जी बिल्कुल सही जी, कहा आपने कि उस वक्त ये हालांकि तमाम चीज़ें सामने आई थी कि कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा था। और उससे पहले अगर हम इस मामले को, जैसा कि मोहसिन साहब आपने कहा कि महर तरार जो के एक जर्नलिस्ट रही हैं, उनके साथ में कुछ शशि थरूर के ताल्लुकात रहे थे और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मियाँ बीवी के दरमियान कुछ ना कुछ रंजिशें चल रही थी और इसके फौरी बाद ये पहले तो ये खबरें इतलात आ रही थी कि महर तरार के साथ में शशि थरूर साहब के कुछ समझिए कि ताल्लुकात हैं, कुछ रिश्ते बन रहे हैं और उसके बहुत ही करीब में चंद दिनों के बाद ही ये इतना बड़ा हादसा पेश आया था। और इस वक्त जैसा कि आपने कहा कि उस वक्त मरकज़ी वज़ीर थे और वो ख़ुद उस वक्त कांग्रेस के इजलास में शरीक थे और ऐसे में अचानक हादसा पेश आया। वो ख़ुद भी बहरहाल बौखलाए हुए थे और जब वो वहाँ पहुँचे और फौरी तो वो ख़ुद भी कोई जवाब देने के पोजीशन में नहीं थे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कोई आम आदमी अगर इस मामले में होता तो शायद उस पर कुछ ज़्यादा शिकंजा कसा जाता, लेकिन शशि थरूर साहब एक वज़ीर होने की वजह से गालिबन उन पर उतना शिकंजा नहीं कसा गया। लेकिन दूसरी मरतबा डॉक्टर्स के ज़रिए भी ये बातें सामने आई हैं, कुछ दबाव डालने की कोशिश की गई। हम तो साफ तौर पे कुछ नहीं कह सकते इसमें किसी ने कोई दबाव डाला होगा, लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये तमाम मामला बहरहाल कहीं ना कहीं एक सियासी रस्साकसी या सियासी कशमकश का भी शिकार मालूम होता है, जैसा कि इसमें कहीं ना कहीं आपने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी खींचने की दरमियान में कोशिश की गई थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था उसके फौरी बाद बीजेपी के लीडर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि इस कत्ल के ज़िम्मेदार शशि थरूर ही हैं और उन्होंने अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश की है और वो झूठ बोल रहे हैं। जी, तो उन्होंने रास्त इल्ज़ाम लगा दिया था, हालांकि पुलिस ने उनसे कुछ नहीं कहा। जी मुझे इस नाज़रीन को बताते चलें कि सुब्रमण्यम स्वामी का क्या कहना है इस मामले में। आइए नाज़रीन देखते हैं सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं। Develop nerve to register an FIR under murder, but it is not an ordinary murder of passion. It is a murder of involving money, murder that would have hurt the reputations of some people in high places, and it was also a murder carried out by the gangsters of foreign countries who are paid to come here and do it. India is not a basket case. India is not a
place where anybody can. It's not a dharmshala where anybody can come here and sleep here and go anytime he wants. So it's a national security issue also, and I would like to see the Delhi police hold a comprehensive inquiry. My PIL will remain till we get to the bottom of this matter. The Delhi Police Commissioner has also said that she died out of poisoning, and Yeah. you have all throughout been saying that a Russian poison was. That's administered. right, Tell us polonium. more about this. Well, there is a poison called polonium, which is mostly radioactive, and it kills without leaving much trace unless you look for it. I have to congratulate Dr. Sudhir Gupta, the head of the forensic department, who withstood tremendous pressure, including a destruction of his career. He stood his ground, he didn't budge, and there were huge attempts to try and make him change his findings. He did not. There are such people in this country. Therefore, I'm very proud of the fact that in India, even after all these circumstances, there are people in positions who can take a stand. Now, I personally think that finally the country has moved in the right direction. People are not buckled under friendships and give and take at high places. I am happy that the Home Minister kept me. बहरहाल अब ये मसला आगे बढ़ रहा है और जैसा कि उन्होंने कहा कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का भी उन्होंने इसको मसला बताया और साथ ही साथ बहरहाल उन्होंने अब इतनी देर के बाद ही सही बहरहाल दिल्ली पुलिस की तारीफ़ की है कि अब इसको मंजर आम पर लाने की बहरहाल दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। इस मामले में राशिद अल्वी जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, उनका इस मामले में क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, आइए नाज़रीन देखते हैं। उनके रास्ते में कभी कोई नहीं आता है और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन करेगी और 1 साल हो गया इस वाक़े को और 1 साल तक अब जाके पुलिस ने FIR की है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बदले की भावना से कोई काम किया जाए। उनके रास्ते में कभी कोई नहीं। जैसा कि राशिद अल्वी साहब ने कहा कि कोई काम बदले की भावना से नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने भी जो है पुलिस की तारीफ़ की है कि बहरहाल देर आमद दुरुस्त आमद बहरहाल कि अब पुलिस ने इस मामले की छानबीन और एक दूसरा जो रुख है उसको उस दूसरी समझिए कि एंगल से अब इसकी तहक़ीक़ात की शुरुआत की है। इन तमाम मामलात में बहरहाल अब शशि थरूर साहब कहाँ हैं और इनका क्या रिएक्शन सामने आए, क्या कहें? देखिए, जब कल ये रिपोर्ट सामने आई उस वक्त शशि थरूर साहब केरला के शहर थ्रिसूर में एक रिज़ॉर्ट में थे और उसके बाद उन्होंने अपना कमरा बंद कर लिया। उन्होंने कैमरे पे आने से इनकार कर दिया। वो कुछ भी इस बारे में नहीं बता रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने इस बात पर हैरत जाहिर की है कि दिल्ली पुलिस आखिर किस बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुँची कि ये नेचुरल डेथ नहीं, ये ख़ुदकशी नहीं, बल्कि ये एक मर्डर था। उन्होंने कहा है कि उन्हें वो रिपोर्ट फराहम की जाए जिसकी बुनियाद पर दिल्ली पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है और इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि उनके साथ साथ सुनंदा के जो रिश्तेदार हैं वो भी यही चाहते हैं कि पुलिस की रिपोर्ट उनके हवाले की जाए। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने यह भी वाज़े तौर पे नहीं बताया कि सुनंदा को जहर किस तरह दिया गया था। क्या उन्हें ये इंजेक्ट किया गया था या उन्हें ओरली ये जहर दिया गया था। अभी इस बात की तहक़ीक़ात होनी बाकी हैं कि आखिर वो उन्हें जहर किस तरह दिया गया और उनकी मौत किस तरह हुई। दूसरी बात यह है कि शशि थरूर तो शुरू से शक के दायरे में ही हैं। जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर हस्बैंड या वाइफ स्पाउस की अगर मौत हो जाती है तो नेचुरली उसका शक जो हो सो दूसरे फरीक पर जाता है। अगर बीवी की मौत होती है तो हस्बैंड पर जाता है और हस्बैंड की मौत होती है तो बीवी पर उसका शक जाता है। तो शशि थरूर तो इस मामले में सस्पेक्ट हैं ही। अब ये देखना है कि दिल्ली पुलिस आगे क्या कदम उठाएगी, इस मामले की जांच को कब तक मुकम्मल करेगी। क्या शशि थरूर को गिरफ़्तार किया जाएगा, उन्हें दिल्ली लाया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी, या फिर इस मामले में और क्या नए मोड़ आते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। नाज़रीन, बहरहाल अभी एक सियासी मसला भी बन चुका है जैसा कि बहुत सारे सियासी क़ायदीन के बयानात सामने आ रहे हैं। एक और बीजेपी के नेता हैं, आइए जानते हैं कि उनका इस मामले में क्या रद्द-ए-अमल है।
दिल्ली पुलिस इस मामले में पूरी तरह जांच किया है और दिल्ली पुलिस इस नतीजे पर अभी पहुंचा है कि वो एक मर्डर था। वो तो इसके पीछे कौन गुनहगार थे, ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन जो करना है, सारा इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस कर चुकी है और आगे जो करना है दिल्ली पुलिस इसमें सक्षम है। जैसा कि अभी आपने बीजेपी कायद का एक बयान सुना कि अब बहरहाल पुलिस इस मामले की अच्छी तरीके से तहकीक़ात कर रही है। उससे पहले नाज़रीन, हमने आपको राशिद अलवी साहब का एक पैगाम सुनाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि बहरहाल इस मामले की छानबीन अच्छी तरीके से होनी चाहिए और उन्होंने एक बात जो अहम बात की वो ये कही कि बदले की भावना इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। एक अहम मामला कहीं ना कहीं ये तमाम कत्ल से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें सियासत भी कहीं ना कहीं झलक रही है, छलक रही है। दिल्ली में इंतखाबात होने जा रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद रियासत दिल्ली में इंतखाबात होने वाले हैं और ऐसे में क्या इस वाक़े को हम एक सियासी तौर पर जोड़कर देख सकते हैं कि क्या ये कहीं बीजेपी की कोई साजिश तो नहीं है कि कांग्रेस को एक और तरीके से धक्का लगाया जा सके? जी देखिए, इस मामले में अहम सवाल यही उठ रहा है कि एक इतने बड़े शख्स की बीवी का कत्ल होता है या उसकी मौत होती है तो फिर उसकी मौत की जांच में इतनी देर क्यों, इतनी ताख़ीर क्यों कि 1 साल के बाद ऐन इंतखाबात से पहले दिल्ली पुलिस ये बता रही है कि ये मौत नहीं बल्कि मर्डर था। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका कुछ वाक़या कुछ सियासत से भी ताल्लुक़ है, इंतखाबात से भी कुछ ताल्लुक़ है। शायद कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए भी यह कदम उठाया जा सकता है, लेकिन हम पुलिस की नेकनियति पे शक नहीं कर सकते। देखिए, हमको ये बात भी जहन में रखनी होगी कि जिस वक्त सुनंदा और शशि की शादी हुई थी तो सुनंदा की उम्र 52 साल थी और शशि भी तकरीबन उनसे 60 साल के करीब थे और ये दोनों की तीसरी शादी थी। दोनों ने इससे पहले 2 शादियां की हुई हैं और शशि के कुछ नाजायज़ रिश्तों की बात भी आई थी सामने। तो ये सारी चीज़ें इस मामले को बड़ी गंभीर बना रही हैं और पुलिस की मुकम्मल जांच के बाद अब पुलिस को करना ये होगा कि वो तेज़ी से किसी फैसले पर पहुंचे, इस मामले को अपने अंजाम तक पहुंचाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अब इस वक्त फ़िलहाल पुलिस का एक बड़ा अहम रोल है और जिस तरीके से मामले ने अब एक यू टर्न जो लिया है और एक अब तक जिसे हादसा करार दिया जा रहा था, जिसे ख़ुदकुशी करार दिया जा रहा था, अब ये मामला ख़ुदकुशी से हटकर मर्डर या फिर कत्ल का मामला बन चुका है और इस कत्ल के मामले पर समझिए कि एक नामालूम शख्स पर इसका मुकदमा या फिर समझिए कि FIR दर्ज किया जा चुका है कल और एक अब बहरहाल एक नया मामला हो चुका है और इन तमाम मामले में हमें तो बहरहाल कहीं ना कहीं सियासत झलकती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बीजेपी के कायदीन ने भी और ख़ुद कांग्रेस के कायदीन ने भी कहा है कि इसको बदले की भावना के बगैर काम होना चाहिए और सही इस सिमत में बगैर किसी दबाव के पुलिस का इस वक्त ये काम है कि वो इस कत्ल के मामले की तहकीक़ात करें, क्योंकि ये कोई एक मामूली कत्ल का वाक़या नहीं है। एक मरकज़ी वज़ीर की अहलिया का, मरकज़ी वज़ीर जो साबिक़ में रहे हैं शशि थरूर, उनकी अहलिया का मामला है। अगर जब ऐसे बड़े मामले को पुलिस अगर सुलझा नहीं सकती, इसको सॉल्व नहीं कर सकती, तो बहरहाल हम सोच सकते हैं कि आम आदमी का हाल हिंदुस्तान में बहरहाल क्या हो सकता है। बहरहाल ये पुलिस पर एक सवालिया निशान भी है और आने वाला वक्त ही ये बताएगा कि बहरहाल जो कल FIR दर्ज हुआ है वो उस मामले को किस तरह ले जाता है। नाज़रीन, हम अपने मेहमान मुस्तफ़ा मोहसिन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में नुक़्ते नज़र में शरीक रहे और उन्होंने बहरहाल इस मामले से जुड़ी हमें तफसीलात बताई कि किस तरीके से ये कत्ल का वाक़या हुआ, पेश किया गया और किस तरीके का जहर उन्हें, किस ख़तरनाक जहर से उन्हें जूझना पड़ा था। बहरहाल प्रोग्राम नुक़्ते नज़र को आपके मेज़बान मोहम्मद हुसैन को यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त दें। मुझे और साथ ही साथ मुस्तफ़ा मोहसिन साहब को पूरी मुनसिफ टीम के साथ दें इजाज़त और देखते रहें मुनसिफ TV।